नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे एकता ऋषभ द्वारा लिखी कहानी बुढ़ापा। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सभी कहानियाँ आप तक पहुंच सकें। तो आइए सुनते हैं कहानी बुढ़ापा। काफ़ी समय बाद मायके जाने का मौका मिल रहा था। सासू माँ की लंबी बीमारी और बिटिया के बोर्ड के एग्ज़ाम ने जैसे सारे रिश्ते भुला दिए थे। सासू माँ थोड़ी संभली और बिटिया की परीक्षा भी अच्छे से हो गई तो मायके की याद फिर से सताने लगी थी। सुनो जी, सोच रही थी कुछ दिन कानपुर हो आऊँ, बाबूजी से मिले भी 2 साल हो गए हैं। इसमें पूछना क्या है नीता, अभी टिकट बुक कर देता हूँ, तुम चली जाओ और हाँ, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। सहृदय पतिदेव के आश्वासन पे मैं लग गई अपनी तैयारियों में। बिटिया को सब कुछ समझा और माँ जी से आज्ञा ले मैं और पतिदेव स्टेशन आ गए। ये लो मेरा डेबिट कार्ड, पिन तो याद ही होगा तुम्हें, सबके तोहफे वहीं से ले लेना, जल्दी में कुछ ले भी नहीं पाए यहाँ से। कार्ड में पर्स डाला ही था कि ट्रेन चल पड़ी। सच, लाखों में एक है मेरे पति। वैसे तो मेरे पास खुद की सेविंग थी, आखिर टीचर हूँ, घर पे अच्छे खासे बच्चे ट्यूशन लेते हैं मुझसे, लेकिन मेरे पति की ये आदत है कि कभी मुझे किसी बात की कमी नहीं होने देते। पटना से कानपुर का रास्ता कांटे नहीं कट रहा था। स्टेशन पे भाई को देख आंखें भर आईं और भतीजा, वो तो मुझसे भी लंबा हो गया था, बार बार मुझसे बोला, देखो बुआ, आपसे भी लंबा हो गया। हंसते मुस्कुराते कार में बैठकर घर की ओर चल पड़े। बाबूजी दरवाजे पे ही इंतज़ार करते दिख गए थे। पैर छूने झुकी तो गले लगा रो पड़े। सामने माँ की तस्वीर लगी थी, वही सुंदर मुस्कुराता चेहरा, लेकिन माँ की तस्वीर पे चढ़ा हार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। भाभी से गले लग आंख भर आई। माँ के बाद मायका भाभी से ही तो था। बाबूजी कुछ उदास से लगे, शायद माँ की याद आ गई होगी, ये सोच खुद को समझा लिया मैंने। ट्रेन समय पे थी ना बेटा, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? बाबूजी के इस सवाल पे मैं कुछ कहती तभी भाई चिल्ला कर कह उठे, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई चीख कर क्यों जवाब दे रहा है? मैं सोच में पड़ गई। बाबूजी से भाई इतनी तेज आवाज़ में क्यों बात कर रहे हैं भाभी? क्या तकलीफ़ बढ़ गई है? हाँ नीता, अब तो बहुत कम सुनाई देता है बाबूजी को, और उनकी जिज्ञासा ऐसी कि हर बात उन्हें सुनानी समझानी होती है। कई बार तो हम तेज़ बोल उन्हें बता देते हैं, लेकिन अब हर बार संभव नहीं होता ना। अब तो जो बेहद ज़रूरी हो वही उन्हें बताते हैं। आजकल जिद्दी भी बच्चों जैसे हो गए हैं, कुछ समझते ही नहीं। तुम्हारे भैया कितना समझाते हैं, बाहर वालों के सामने चुप रहा करें, और जब सुन ही नहीं पाते तो बात क्या करेंगे? लेकिन नहीं, उन्हें तो हमारी बातें कड़वी लगती हैं। बुढ़ापा क्या आया, परेशान कर दिया सबको। अब तुम आ गई हो तो तुम ही समझाना, हम तो परेशान हो गए। भाभी ने सहज भाव से सब कह दिया, लेकिन मैं सन्न रह गई थी। मेरे बाबूजी, जो प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए थे, जिन्होंने ज़िंदगी भर सिर्फ कहा और सुना ही था, वो इतने अशक्त हो गए थे। मन दुखी हो चुका था। रात के खाने के टेबल पे सजे व्यंजन भी बाबूजी के उदास चेहरे के आगे फीके से लग रहे थे। शरीर से तो अभी भी बाबूजी बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन कम सुनने के कारण मुरझा से गए थे। ना कहीं आना ना जाना, बस घर में रहना, और घर में कोई बात करने को नहीं। आखिर मन की बात कहें भी तो किससे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं देख सकती अपने बाबूजी को मैं, कुछ तो करना ही होगा मुझे। रात को जब देर तक नींद ना आई तो फ़ोन पे ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही देर के प्रयास ने मेरी सारी समस्याओं को सुलझा दिया था। जब समस्या सुलझी तो निश्चिंत हो सो गई। सुबह जल्दी भी तो उठना था ना। चलिए बाबूजी, मंदिर हो आते हैं। जल्दी से तैयार हो, मंदिर का कह मैं बाबूजी को लेकर चल दी। ये कहाँ आ गए? मंदिर जाना था? डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर खड़े बाबूजी आश्चर्य से भरे मुझे घूरे जा रहे थे। चलिए अंदर बताती हूँ, इशारे से समझा। बाबूजी को लेकर रिसेप्शन पे गई और अपॉइंटमेंट लेकर बैठ गई। बाबूजी की जिज्ञासा खत्म ही नहीं हो रही थी। बार बार पूछने लगे, डॉक्टर के पास क्यों ले आई, अच्छा भला तो हूँ मैं। तभी हमारा नंबर भी आ गया।
डॉक्टर ने चेकअप कर लिया। एक कान में 90% लॉस है, लेकिन दूसरे में 70% ही सुनने की क्षमता खत्म हुई है। अभी से मशीन लगाएंगे तो दूसरे कान की लॉस ज़्यादा नहीं होगी। सारी बातें हो गई और बाबूजी की मशीन भी लग गई। कैसा लग रहा है बाबूजी? डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर आते ही मेरा पहला सवाल बाबूजी से था और बाबूजी थे कि रोने लगे। ये क्या बाबूजी, आज तो कितना अच्छा दिन है और आप रो रहे हैं? बाबूजी के गले लगकर मैंने कह तो दिया, लेकिन आंखें तो मेरी भी भर आई थी। घर के बाहर ही भाई मिल गए और बाबूजी को देखते ही आदत के अनुसार चिल्लाकर पूछने लगे, इतनी देर कहाँ लगा दी? कब से परेशान हो रहे थे हम? अरे तो चिल्ला क्यों रहा है? तेरा बाप बहरा नहीं है, धीरे बोल। बाबूजी का जवाब और उनका पुराना रूप देख मुझे हंसी आ गई और बाबूजी की डांट लंबे समय बाद सुन भाई भी चौंक पड़े। बाबूजी आज बदले लग रहे थे। रामायण की कोई चौपाई गाते गुनगुनाते बाबूजी घर के अंदर चले गए और भाई मेरे पीछे पड़ गए। ये क्या कहा बाबूजी ने नीता? और मेरी कल से दबी नाराज़गी भाई पे निकल गई। बाबूजी कितनी तकलीफ़ में हैं, इसका अंदाज़ा है आपको भाई? कान की समस्या कोई इतनी भी बड़ी नहीं होती जिसका समाधान आज के समय में ना हो सके, लेकिन आपने समस्या को सुलझाने की बजाय बाबूजी को चुप रहने की नसीहत दे डाली। ये भी ना सोचा कि कैसा लगेगा उनका मन। कम सुनने का अर्थ ये तो नहीं कि इंसान अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दे, जिस काम को करने में उसकी खुशी मिले वो छोड़ दे। बुढ़ापा तो सबको आता है भाई। आज बाबूजी बूढ़े हैं तो कल हम भी होंगे। एक पल को सोचिएगा भाई, अगर हमारे बच्चे भी ऐसा ही करें तो? वो हमारे पिता हैं भाई, आप कैसे उनके त्याग को भूल गए? मैंने उनकी नई मशीन लगवा दी है कानों में। अब वो आराम से सब सुन सकेंगे और वो सब कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं। मेरी दो टूक बात सुन भाई का सर शर्म से झुक गया। माफ़ कर दो नीता, मुझे लगा अब बुढ़ापे में क्या फ़ायदा मशीन लगवाने का, और उन्हें कहीं जाना भी नहीं था तो मैंने भी ध्यान देना ज़रूरी ना समझा। मैं पास रहकर भी बाबूजी की उदासी न देख पाया, उनकी परेशानियों को समझ ना पाया, और तूने एक पल में सब समझ लिया। मेरी बातें कड़वी ज़रूर थी लेकिन सच्ची थी। भाई को अपनी गलती का आभास करवा गई थी। भाई को गलती का आभास हो चुका था तो क्यों बात बढ़ाना, ये सोच मैं चुप रह गई। मायके में हंसी खुशी समय बिता और बाबूजी के चेहरे की खोई खुशी और उनका आत्मविश्वास लौटा। मैं घर आ गई अपनी दुनिया में, अपने पतिदेव, बिटिया और सासू माँ के पास। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी बुढ़ापा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।